और अब खबरें तफसील से। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर जिला अदालत में अब पीर को समाअत होगी। आज अदालत के अंदर मुस्लिम फरीक ने 1991 के एक्ट का हवाला दिया। वहीं मुस्लिम फरीक की जानिब से कहा गया कि शिवलिंग के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं है, जबकि हिंदू फरीक की जानिब से दावा किया गया कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। वाराणसी जिला कोर्ट में हुई समाअत। शिवलिंग के मौजूद होने का सबूत गलत, मुस्लिम फरीक का दावा। शिवलिंग के साथ की जा रही है छेड़छाड़, हिंदू फरीक का बयान। 30 मई को होगी अगली समाअत। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज समाअत हुई। अब केस की अगली समाअत पीर को होगी। मुस्लिम फरीक ने आज अर्जी को खारिज करने की अपील की। ज्ञानवापी मस्जिद तनाजा केस में ट्रायल होगा या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। इस दौरान 1991 वर्शिप एक्ट पर भी बहस हुई। मुस्लिम फरीक ने बहस के दौरान 1991 के एक्ट का हवाला दिया। मुस्लिम फरीक ने 1991 के इस एक्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की पिछली समाअतों का भी हवाला दिया। मुस्लिम फरीक ने कहा कि दूसरों को मस्जिद पर दावा करने का कोई हक नहीं है। आज मुस्लिम पक्ष ने हमारे दावे के 12 पैरा को केवल पढ़ा है और उस पर जगह जगह पे उन्होंने आपत्तियां लगाई हैं और हम लोगों को अभी सुना नहीं है, इसलिए कि इनका जो इनकी बहस है, इनकी सुनवाई, इनका पक्ष अभी अधूरा है। इनका जब पक्ष पूरा हो जाएगा तब हम लोग को सुना जाएगा। इसलिए माननीय न्यायालय ने इनके अधूरे पक्ष को सुनते हुए कंटिन्यू कर दिया है और फिर ये पुनः 30 तारीख सोमवार को ये आगे अपनी सुनवाई करेंगे। आज 7-11 पे निरंतर बहस हुई और विपक्षी का पेपर नंबर 35 का, जिसको केंद्रित करके माननीय न्यायालय ने उनकी बहस को लगातार सुना है। उसी पे आज की बहस पूरी केंद्रित रही और विपक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने 7-11 पर लगातार अपनी बहस को जारी रखा, जो आज भी रही। हमारे पक्ष से बीच में कुछ बातें रखी गई। कोर्ट में आज विपक्षी अंजुमन इंतजामिया की ओर से आदेश 7 नियम 11 पर दावा खारिज करने हेतु अपोषणीयता पर उन्होंने बहस किया लगातार 2 घंटा। दावा का लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास किया और उसमें कमियां निकालने का गलत दलील देते हुए प्रयास किया है। अभी उनकी बहस पूरी नहीं हुई है। 30 तारीख उनकी बहस पूरी हो जाएगी, तब वादिनी की ओर से जवाब दिया जाएगा और अभी बहस में कंटिन्यू है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम फरीक ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शिवलिंग का वजूद का दावा करना गलत है। मुस्लिम फरीक ने कहा कि अफवाहों की वजह से आवाम में बेचैनी फैलती है, जिसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हिंदू फरीक की जानिब से कहा गया कि वो पीर को अपना मौकफ पेश करेंगे, जबकि हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट जज को मुत्तला किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वाज़ेह हो कि रिपोर्ट के मुताबिक कुल 32 अफराद को आज कमरे अदालत में पेश होने की इजाजत दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद तनाजा मामले में आज जिला अदालत में समाअत हुई। इस दौरान तमाम फरीकों को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया गया। वाज़ेह रहे कि अर्जी में शाही ईदगाह को हटाने की अपील की गई है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का तनाजा। मथुरा की अदालत में हुई समाअत। तमाम फरीकों को जवाब दाखिल करने का हुक्म। अर्जी में शाही ईदगाह को हटाने की अपील। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की जगह और इससे मुल्हका शाही ईदगाह मस्जिद है, जिस पर जमीन की मिल्कियत को लेकर तनाजा चल रहा है। इस तनाजे पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में आज समाअत हुई। अदालत ने तमाम फरीकों को अर्ज़-ए-दाश्त पर जल्द जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। ये अर्ज़-ए-दाश्त सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने दायर की है। अर्ज़-ए-दाश्त में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। इसके साथ ही मुतनाज़ा जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के हवाले करने का मुतालिबा किया गया है। देखिए, आज जो लगभग 2 साल पहले सिविल सूट उनका खारिज हुआ था, तो आज उसकी सुनवाई थी, आज वो दायर किया गया। तो अभी तो उसमें शुरुआत है उसकी, पहले वो हमें कॉपी देंगे
कॉपी के बाद में हम अपना जो उन्होंने बिंदु उठाए होंगे उनका हम बिंदुवार जवाब देंगे, अपना डब्ल्यूएस दाखिल करेंगे। नहीं, हमारा तो कहना ये है कि जहाँ देखिए मथुरा एक बहुत सौहार्दपूर्ण नगरी है, जहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, पूजा अर्चना जारी है, यहाँ साई मस्जिद ईदगाह बनी हुई है, वहाँ 5 वक्त की नमाज और अन्य धार्मिक कार्यक्रम जारी रहते हैं हमेशा। रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं, कोई विवाद ना पहले था ना कभी है, स्थानीय स्तर पर तो विवाद है नहीं। कुछ बाहरी लोग 2020 में आए, उन्होंने मुकदमा दायर किया, उनका मुकदमा खारिज हुआ, तब उनकी देखा देखी कुछ स्थानीय लोग भी इसमें वादी बनकर आए। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, बाहरी लोगों की संख्या मुकदमों की ज़्यादा है। स्थानीय लोग तो उसमें क्या 2 लोग वादी के रूप में 2 मुकदमों में हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग जिनका कोई अधिकार, ना तो वो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना वो सेवा संघ के सदस्य हैं और ना वो साई मस्जिद के सदस्य हैं, इसमें तो किस अधिकार से आए हैं यहाँ पे? वाज़ेह है कि मथुरा की जिले अदालत ने 19 मई को ट्रायल कोर्ट को शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 6 दीगर हिंदू अकीदतमंदों ने सितंबर 2020 में सिविल जज मथुरा की अदालत में दावा किया था कि साल 1969 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ने समिति और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच जो मुआहिदा हुआ था वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, क्योंकि कृष्ण जन्म स्थान सेवा समिति को इस तरह का कोई भी मुआहिदा करने का कानूनी हक नहीं था। लेकिन अदालत ने इनका मुतालिबा मुस्तरद कर दिया था। फिर रंजना अग्निहोत्री वगैरह ने इसी साल अक्टूबर में डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, जिस पर 4 मई को समाअत मुकम्मल हुई। रंजना अग्निहोत्री वगैरह की तरफ से दावा दाखिल करने के बाद से अब तक मथुरा की मुख्तलिफ अदालतों में एक ही मौजू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दायर किए गए हैं, जिनकी समाअत मुसलसल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ में नगर निगम के जरिए नाले नालियों से नाजायज कब्जों को हटाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज नगर निगम की पूरी टीम शाहजमाल इलाके में पहुंची थी। किसी तरह अफवाह फैल गई कि इलाके में बनी कदीम ईदगाह की दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई। कमेटी से वाबस्ता लोग पहुंचे और फैली अफवाह की तरदीद करते हुए कहा कि हमारी ईदगाह हमारी जमीन पर बनी है, नाले और नालियां सभी की जगह छोड़ी हुई है और इसकी जगह छोड़ी गई है, बज़ाब्ता इसकी छोड़ी गई है। हम लोग खुद नगर निगम के इस मुहिम में इनके साथ हैं, लेकिन नाजायज मुनज़्ज़म कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी के लोगों ने दुकानदारों से मिलकर बात की और खुद ही उसको हटा लिया गया, ना कि उनको कोई तकलीफ दी जाए। उनके आदेश के मुताबिक जहाँ जहाँ कहा था उसको सब हटा लिया गया। तो आज आप इकट्ठे हुए हैं फिर सर? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि जो ईदगाह की जगह में दुकानें बनी हुई हैं कि उनको भी तोड़ा जाएगा। तो हमने ये इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हम हो सकता है कि ये बात सही है, अगर उन अधिकारी से बात की जाए कि ऐसा कोई जो हमारी जितनी संपत्ति है उसी के अंदर ही हमारा ये बना हुआ है सब। किसी कोई अधिकारी से कोई बात नहीं हुई, नहीं कोई हमारी टच हुआ। अधिकारी आए थे, रोड पे जाके देख के गए, उन्होंने कहा ठीक है आपने ये अख्तियार हटा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए आज पेश किए गए बजट में ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी गई है और बड़ी रकम इसके लिए मुख्तस की गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों से इस पर मिलाजुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा व तालिबात भी इस पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत साबिक़ा सालों में भी ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ पर बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। लेकिन अब इस पर बाकायदा रकम खर्च करने की बात बेहतर है। हमारा मुतालबा है कि जिस मद के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं उसी मद में लगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बात हो रही थी कि यहाँ पे लड़कियों के लिए माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा पास्ट में हमें दिखा नहीं। तो इसलिए अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और केवल बजट बढ़ाने से नहीं होगा। बजट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और वो एक्चुअल सिक्योरिटी, वो महिला पुलिस थानों में जा रहा है, वो कहाँ कहाँ पे एक्चुअल बजट लग रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितनी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ ग्रीवेंस सेल्स हैं, कहाँ कहाँ कंप्लेंट सेंटर्स हैं, किस किस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि नहीं, फंडिंग उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को भी देना ज़रूरी है। है वुमेन सेफ्टी पे आई थिंक ये एक मुद्दा है जो कि बहुत पहले उठा देना चाहिए था, जो अब इन्होंने 2022 में आके स्टार्ट किया है। असल में वुमेन सेफ्टी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे देखा गया, इतने केसेस देखे गए, उसके बाद जब ये चीज़ आई है निकल के तो आई एम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव आउटलुक होगा इससे, और इससे वुमेन को नहीं
बल्कि पूरी सोसाइटी को एज जनरल फ़ायदा मिलेगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बजट जो अभी गवर्नमेंट ने भेजा है, उसको मैं चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे सेंस में यूटिलाइज़ करा जाए। अगर वो वुमेन के लिए आया है तो वो उनके सेफ्टी के लिए ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं आजकल जो सोसाइटी में काफ़ी हीट अप हो चुके हैं, एंड आई गेस उनको लाइमलाइट में आना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि अब अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे ये है कि रात में थोड़ी वुमेन सेफ्टी नहीं है, एंड कुछ हॉस्टल्स में है जो कि वहाँ पे डेवलपमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। सो आई फील ये जो बजट आया है प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए विमेंस के लिए, एंड उन्हीं के लिए ही आगे भी पूरा यूज़ होना चाहिए। ये जो आज बजट आया है विमेन सिक्योरिटी के नाम पे, तो इससे हमें उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नया कदम उठाया गया है, और ये जान के बहुत अच्छा भी फील हो रहा है, और ये भी लग रहा है कि अब जो भी परेशानियां हमें होती हैं कहीं जाने में बाहर, या फिर जो कुछ भी हम आजकल देख रहे हैं हर जगह कि जो विमेन है दे आर नॉट सेफ एनीवेयर, तो मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ फायदा। और विमेंस स्टडी एडवांस सेंटर AMU के जरिए आज एक वर्कशॉप जेंडर सैनिटाइजेशन पर मुनक़िद किया गया है, जिसमें सेंटर के असातिज़ा शिराज अहमद और तिरुशिखा सरोश ने इस अहम मौजू पर अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम जिनसी तफरीक से बचें और अदम मसावात पर गौर करें, क्योंकि आज भी हमारा समाज तफरीक को ही बढ़ावा दे रहा है। इसका मैंडेट यही है कि लोगों में जेंडर के प्रति जो है एक संवेदना या सेंसिटाइज लोगों को किया जा सके, ताकि लोग जो हैं एक समाज में इक्वालिटी आए। समाज में जैसे हमारी सोसाइटी है डिफरेंट जेंडर्स में बटी हुई है, लेकिन जो दो मेन जेंडर्स हैं जैसे मैन है, विमेन है, या थर्ड जेंडर भी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों के प्रति कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, जो देखा गया है ख़ासतौर पे बहुत सारे जेंडर को लेके स्टीरियोटाइप्स हैं। हम ये सोचते हैं कि ये एक जेंडर है तो उसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। आज जो वर्कशॉप हुई है इससे हम सबको काफ़ी मदद पहुंची है, और इससे हमारा एक सोसाइटी में डिस्कोर्स क्रिएट होगा, और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और हमें एक दूसरे के बारे में जानने को भी मिला है, अदर जेंडर के बारे में भी जानने को मिला है। और आई होप कि ऐसी वर्कशॉप्स जो है हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। एंड बीइंग अ जेंडर चैम्पियन मैं ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसी एक वर्कशॉप मैं अपने डिपार्टमेंट में भी आज तक। RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल सरबराह जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए RLD और समाजवादी पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी की हिमायत के साथ ही कम से कम 2024 के आम इंतखाबात तक अब RLD समाजवादी इत्तेहाद की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इस हवाले से साबिक वजीर यूपी हुकूमत और RLD के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिराजुद्दीन से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। इस वक्त हमारे साथ साबिक वजीर यूपी हुकूमत जनाब मेराज साहब यहाँ मौजूद हैं। ये पार्टी RLD के महासचिव भी हैं। डॉक्टर साहब, जो अभी ये डेवलपमेंट हुआ है इसको आप जो है फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए, ख़ासतौर पे समाजवादी RLD पॉलिटिक्स के लिए किस तरह से देखते हैं? वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, सहारनपुर से लेके मथुरा तक और आगरा तक और इधर एटा इटावा तक, ये जाट लैंड कहलाती है। और इसमें चौधरी जयंत का लाना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो चौधरी चरण सिंह की विरासत है इस एरिया में रही है, तो किसान पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं बड़ी तक़वियत इससे मिलेगी। और किसान पॉलिटिक्स जो दब रही थी, और बीजेपी ने पूरी तरह से दबा दिया था, अब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। जयंत चौधरी के आने से किसानों में बहुत ज़बरदस्त, किसानों में, माइनॉरिटीज़ में, दलितों में एक जोश आया है बहुत अच्छा, और इसका लाभ आगे इलेक्शंस में मिलेगा। जिस तरह से कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव जो हैं वो नाराज़ हैं, फिर अभी आज़म खान साहब का भी मामला सामने आया, हालांकि उन्होंने खुल के कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस तरह के इशारे दिए कि शायद वो किसी और सियासी पार्टी के साथ जा भी सकते हैं या अपनी कोई एक राह इख्तियार कर सकते हैं। नाराज़ हों या फिर बाहर जाएं तो उसका असर भी नहीं, उसका असर पड़ेगा, मगर अभी मैं समझता हूँ
ये जाएंगे कहाँ? कोई सूरत, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। नेशनल लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा तो यूपी की तो बात ही अलग है। उधर लीडर हैं ममता बनर्जी, उधर हैं नीतीश कुमार साहब, उधर हैं शरद पवार साहब। तो ये सब एक जगह आना, इनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। और उधर कांग्रेस सामने आएगी, कांग्रेस के 3-4 स्टेट्स में अब भी है, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी भी है इसमें। तो ये सारे लोग आपस में इतने इख्तिलाफात हैं कि एक जगह होना मुश्किल है। और अगर ये एक जगह होंगे तो फिर कोई रास्ता निकले तो निकले, वैसे अब तक तो नहीं निकले। आलमी हॉकर्स डे के मौके पर इलाहाबाद में फुटपाथ दुकानदारों और हॉकरों ने एहतजाजी रैली निकाली। फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़े जाने के खिलाफ छोटे दुकानदारों ने जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा करने वाले दुकानदारों का कहना था कि मकामी इंतजामिया इंक्रोचमेंट के नाम पर फुटपाथ वेंडरों को बेदखल करने का काम कर रही है, जबकि इनके पास बल्दिया की जानिब से जारी करदा लाइसेंस मौजूद है। एहतजाज करने वालों का कहना था कि ज़ाब्ते के मुताबिक इनके लिए वेंडर जोन बनाए जाएं। हमारी मांग है कि जो इंक्रोचमेंट के नाम पे पटरी दुकानदार को हटाया जाता है, हम इंक्रोचर नहीं है, हमें बकायदे लाइसेंस मिला है। हमारा वेंडिंग जोन जब तक नहीं बनेगा हम 3x3 धारा के अंतर्गत वहीं पे काम करेंगे जहां पे रोजगार करते आ रहे हैं। हमारी एक यही मांग है कि हमको बसाया जाए। हम जब तक कि हमारे वेंडिंग जोन नहीं बनते हैं तब तक हमारे जो भी पटरी दुकानदार जहाँ काम कर रहे हैं वो उनको वहीं काम करने दिया जाए, क्योंकि कोविड के दौरान आपने देखा होगा किस बुरी उससे ये सारे लोग जूझे हैं। अगर ये आज अपना परिवार चला रहे हैं तो बहुत मेहनत और मशक्कत करके इनको बार बार लाठी डंडों से हाँक के, इनका सामान पलट के इनको। मेरठ की मुआना तहसील में नगर पालिका इंतजामिया की लापरवाही से एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें नगर पालिका की जेसीबी से हादसे का शिकार होकर एक लड़की की मौत हो गई। मकामी लोगों का इल्जाम है कि जेसीबी को एक नाबालिग लड़का चला रहा था, जो बेकाबू होकर कब्रिस्तान के दीवार से टकराई और सड़क पर जा रही मुस्कान नाम की 20 साल लड़की और इसकी बहन सड़क से गुजरते वक्त बेकाबू जेसीबी का शिकार हो गई, जिसमें मुस्कान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसकी बहन जख्मी हो गई। इतनी बड़ी लापरवाही, एक नाबालिग बच्चा जेसीबी नगर पालिका मवाना की ले जा रहा था बड़ी स्पीड से, और इन दोनों बहनों के ऊपर बहुत स्पीड से ले आते हुए कब्रिस्तान की दीवार में जो हमारी एक लड़की ऑन द स्पॉट वही एक्सपायर हो गई। एक पप्पू नाम के व्यक्ति हैं जिनकी पुत्री मुस्कान, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ये किशनपुर बिराना के निवासी हैं। आज भैंसा रोड पे मार्केट आ रहे थे तो एक जेसीबी से इनकी पुत्री का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पुत्री की मृत्यु हो गई है। अभी तक प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है ये नगर पालिका की जेसीबी है, लेकिन उसके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या बाकी और उससे जानकारी करके कि इसकी जेसीबी और किस कार्य से वहाँ पे थी, ये सब पूरा विवेचना। कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में पेश आए बुकरू वाकये में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त के जेल एसओ ने विनय तिवारी ने और इंस्पेक्टर के शर्मा को गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने पर बरतरफ कर दिया गया है। वाकये के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। बुकरू कांड हुआ था, उसके बाद जो तत्कालीन एसओ और उसके हल्का इंचार्ज थे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही थी। 14 के तहत कार्रवाई चल रही थी। इनको हमारे एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और उनकी चूंकि उस घटना के अंदर संलिप्तता पाई थी और उसके अंदर इनको। गाजियाबाद के मुराद नगर में एक प्राइवेट कॉलेज में तलबा के लिए रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इनेकाद सर्विस प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के जरिए किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ममलकत जनरल वी.के. सिंह ने किया। इस मौके पर जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी मिलना ही रोजगार नहीं होता है, बल्कि जिनके पास हुनर है वो प्राइवेट जॉब के जरिए भी आला मकाम हासिल कर सकते हैं। की तारीख में जो क्रिएटिव है, जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर योग्यता है, उसके लिए सरकारी नौकरी उसको संकुचित कर देगी। उसको अगर खिलना है, उभरना है, तो उसके लिए प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट चाहे वो कंपनी हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे किसी चीज़ में, उसके अंदर उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। शायद ज़रूरत है हमारे लोगों को समझने की कि नौकरी के अंदर, सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग फायर अलर्ट मुहिम शुरू की है। इसके तहत गाजियाबाद में भी प्रोग्राम किया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और मरकजी वजीर ममलकत वी.के. सिंह भी मौजूद रहे।
योजना बनी है प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के, उसमें हर ब्लॉक में कम से कम 100 युवा अग्निशमन के बारे में जाने, अग्निशमन की उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाए ताकि अगर कुछ वारदात होती है तो उसके अंदर मदद कर सकें। ये जो कार्यक्रम था ये मुख्य रूप से इस बात को लेकर के है कि अग्नि से संबंधित जो घटनाएं होती हैं जिसमें जीवन और संपत्ति प्रभावित होता है, उसको लेकर के कार्यक्रम था। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये इनका प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव से इनका चयन किया गया, जिसमें महिला और पुरुषों दोनों को रखा गया और उनको 3 दिन का ब्लॉक मुख्यालय